Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म अलोन के बारे में जो लास्ट ईयर यानी कि 2020 में रिलीज हुई थी। लास्ट ईयर है ना। एक्चुअल में लास्ट ईयर ऐसे और दो फिल्म्स भी रिलीज हुई थी, बट पर्टिकुलरली दिस फिल्म गॉट ऑल द पॉजिटिव रिव्यूज। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय जॉन हायम्स। IMDb पर इसका रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पर इट्स 94% फ्रेश विद 70% मेटाक्रिटिक स्कोर and also 72% Google users has liked this film। ये कहानी है जेसिका के बारे में। हम देखते हैं वो एक ट्रेलर में अपना सामान पैक कर रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की नेगेटिविटी है, एक टेंशन, डिप्रेशन और केयरलेसनेस भी। असल में रिसेंटली उसे एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा है। उसके हस्बैंड एरिक की मौत हो चुकी है। 6 महीने पहले की बात है, मगर अभी भी वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई। डिप्रेशन की वजह से वो एंजाइटी की पेशेंट तक बन चुकी है। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसे दवाई लेना पड़ता है हर रोज, मगर उसके मेंटल हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं आया अब तक। तो फाइनली वो इस घर को छोड़ने की डिसाइड कर चुकी है। शायद इस घर से दूर जाने से वो उन पेनफुल मेमोरीज से भी दूर भाग पाएगी। इसीलिए आज वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल पड़ी है नए ठिकाने की तरफ। उसके इस नए घर के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता, सिवाय इसकी कि ये घर शहर से दूर किसी आउटस्कर्ट एरिया में पड़ने वाला है, जहां तक पहुंचने के लिए उसे 4 दिन का सफर तय करना पड़ेगा। रवाना तो वो हो चुकी थी, मगर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। ऐसा क्या होता है उसके साथ, यही है इस फिल्म की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम उसे हाईवे पर देखते हैं। रास्ता वैसे तो काफी सुनसान था, मगर पार्टिकुलरली एक गाड़ी, एक ब्लैक जीप उसे बहुत ट्रबल दे रही थी। उसका रास्ता ब्लॉक कर रही थी। कई बार हॉर्न बजाने के बाद भी उसे आगे जाने ही नहीं दे रही थी। किसी तरह से वो आगे बढ़ती है तो ये गाड़ी फिर से उसे कॉर्नर कर लेती है। तो मजबूरन जेसिका को स्पीड अप करके उसे ओवरटेक करना ही पड़ता है। इससे होता ये, दूसरी तरफ से आने वाली एक गाड़ी के बिल्कुल सामने वो आ जाती है। इट वॉज अ क्लोज कॉल। एक्सीडेंट बस होने ही वाली थी। वो गाड़ी उसे हटने की जगह ही नहीं दे रही थी, मगर समहाउ अहम वक्त पर जेसिका खुद को बचा लेती है। टेंशन में उसके हाथ पैर कांपने लगे थे, पैनिक अटैक आ चुका था उसे। तो कुछ देर के लिए वो रुक जाती है खुद को संभालने, और वो ब्लैक जीप दूसरे रास्ते से निकल जाती है। बाकी का रास्ता और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जेसिका बहुत इजीली काफी लंबा सफर कवर कर पाई। शाम के वक्त वो एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकती है। उसे कुछ कॉल्स करनी थी। हम देखते हैं वो अपने पापा को कॉल करती है और उसके जर्नी के बारे में बताती है। पता चलता है वो किसी को कुछ बिना बताए ही निकल पड़ी है। उसके फैमिली फ्रेंड्स किसी को पता ही नहीं वो कहाँ जा रही। असल में वो किसी को फेस करने की हालत में ही नहीं है, इसीलिए वो ऐसे चोरी छुपे भाग रही है। कुछ दिन अकेले में बिताना चाहती है, मगर उसका यही डिसीजन उस पर भारी तो नहीं पड़ने वाली, क्योंकि उसे फिर से एक बार वही ब्लैक जीप नजर आ रही थी। सुबह ही उन लोगों का रास्ता अलग हो चुका था, तो फिर से ये गाड़ी इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है? हो सकता है वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है अपनी बीमारी की वजह से, मगर उसे सच में डर लगने लगा था। वो जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठती है और निकल पड़ती है। रात में वो ड्राइव नहीं करने वाली, तो वो एक रोड साइड मोटल पर जाकर रुकती है, लेकिन वहां भी उसे चैन की नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे ऐसा लग रहा था अभी भी वो गाड़ी उसका पीछा कर रही है। इनफैक्ट कुछ मोमेंट्स के लिए तो उसे ये भी लगा कि उसे वो गाड़ी खिड़की के बाहर ही नजर आ रही है, मगर असल में ये उसका कोई हेलुसिनेशन नहीं था। सुबह होते ही वो जब चेकआउट कर रही थी, उसके गाड़ी पर कोई नॉक करता है, एक काफी वियर्ड लुकिंग जेंटलमैन, और वो उसी ब्लैक जीप को ड्राइव कर रहा था। ये आदमी जेसिका से माफी मांगने आया था कल उस हादसे के लिए। वो कहता है असल में वो हड़बड़ी में था, फोन पर बिजी था, इसीलिए देख ही नहीं पाया। उसके वजह से जेसिका को कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। सॉरी तो उसे कहनी ही चाहिए, क्योंकि जेसिका की जान भी जा सकती थी। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। माफी मांग ही रहा है तो जेसिका भी उसे माफ कर देती है, मगर उसके बाद ये आदमी कुछ ज्यादा ही हंस हंस कर बात करने लगता है। उसके वेयर अबाउट्स पूछने लगता है। जेसिका इससे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, तो वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अभी भी उसे काफी आगे तक जाना था, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, हम देखते हैं ये रास्ता और भी ज्यादा सुनसान होने लगा था। बिल्कुल जंगल के अंदर से गुजर रहा था यह रास्ता, और इसी रास्ते पर उसके साथ फिर से एक बार मुलाकात होती है उस आदमी की। उसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी और वो जैसे जेसिका के लिए ही वेट कर रहा था। ये आदमी उसे उसके गाड़ी को रास्ते से हटाने में मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके एक हाथ पर बैंडेज था। उसके बाद वो जेसिका से लिफ्ट भी मांगता है अगले गैस स्टेशन तक जाने के लिए।
मगर जेसिका राजी नहीं होती। मे भी इस आदमी को सच में उसकी हेल्प चाहिए थी, जेन्युइनली, मगर जेसिका खुद को पैनिक करने से रोक ही नहीं पाती। वो बहुत ही रूडली उसे ना कहकर निकल जाती है। असल में उसे वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों उसे देखकर ही उसे बहुत ही अजीब तरह के टेंशन होने लगता है। एनीवेज, फिर से एक दिन बीत चुका था। जेसिका एक मोड़ पर जाकर रुकती है स्मोक करने, लेकिन वो नोटिस ही नहीं करती वहां उससे पहले ही एक ब्लैक कार आकर रुकी हुई थी। जेसिका अपने माँ के साथ कॉल में बिजी थी। जब फाइनली उसकी नजर पड़ती है, वो झट से अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर तब तक इस आदमी ने भी शायद उसे देख लिया था और वो गाड़ी से उतरकर उसी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर तो जेसिका और ज्यादा डर जाती है और ऑलमोस्ट उसके ऊपर से ही गाड़ी चला देती है। आगे का रास्ता और ज्यादा सुनसान होने वाला है। ऊपर से रात का समय है तो जेसिका जोर से ड्राइव करने लगती है। कुछ आगे जाने पर वो रियर व्यू मिरर पर देखती है पीछे एक गाड़ी उसे फॉलो कर रही है बहुत देर से। वो जल्दी से 911 पर कॉल करती है। नेटवर्क बहुत वीक था, बहुत मुश्किल से कॉल कनेक्ट हो पाता है। उससे भी ज्यादा मुश्किल से वो ऑफिसर को अपने डेंजर समझा पाती है और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद शी रियलाइज्ड कि ये तो कोई और ही गाड़ी है, वो आदमी तो है ही नहीं। तो वो खुद भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाती है और उस ऑफिसर को भी मना कर देती है। मगर उसकी किस्मत तो देखो, ठीक इसके बाद ही उसके गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और उसकी गाड़ी जाकर रोड साइड पर गिर जाती है। पता नहीं अब वो क्या करेगी। अकेले रास्ते पर खड़े वो यही सब कुछ सोच रही थी, मगर तभी दूर से उसे एक दूसरी गाड़ी आती हुई दिखती है। उसे तो खुश होना चाहिए था, उसे लिफ्ट मिलेगी, मगर उसका पहला रिएक्शन डर का था। वो जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, खुद को लॉक्ड कर लेती है और बस कुछ ही सेकंड के अंदर हमें पता चलता है उसका रिएक्शन कितना जायज था, क्योंकि कुछ ही सेकंड के अंदर वो गाड़ी आकर रुकती है उसके गाड़ी के पास और उस कार से उतरता है वही आदमी। लेकिन इस बार ये आदमी कोई भी कर्टसी नहीं दिखा था। वो डायरेक्टली जेसिका के गाड़ी पर हमला करता है, विंडोज के कांच तोड़कर अंदर जाता है और जेसिका को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जेसिका की आंखें खुलती हैं नेक्स्ट मॉर्निंग एक घर के बेसमेंट में। वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही आदमी दिखता है, मतलब वो अभी इसी आदमी का हॉस्टेज है। ये आदमी असल में एक साइकोपैथ है और वो पहले दिन से ही जेसिका को इसीलिए फॉलो कर रहा था जस्ट बिकॉज वो उसे किडनैप करना चाहता था, उसे हॉस्टेज बनाना चाहता था, जो अभी कर चुका है। वो जेसिका को पहले दिन से ही इस बात की भनक लग चुकी थी, इसीलिए वो इतनी डेस्परेटली उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिर तक कर नहीं पाई। जेसिका उस आदमी को बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी उसे छोड़ने के लिए, मगर वो आदमी जिसका नाम हमें नहीं पता, वो उसकी बातें सुनकर भी अनसुना कर देता है। सुबह से लेकर शाम तक जेसिका उसी कमरे में बैठी रहती है। रात के वक्त वो बंदा उससे मिलने आता है। अभी तो उसका चेहरा और ज्यादा ब्रूटिश लग रहा था, काइंडा क्रीपी ऑल्सो। जेसिका उसे पे करने की प्रॉमिस करती है, वो जितना भी अमाउंट मांगेगा वो उसे दे सकती है, मगर इस आदमी को पैसा चाहिए कहाँ। ये तो उसका शौक था, ऐसे ही लड़कियों को कैप्चर करना, ये उन्हें तरपाना, ये उसके लिए एक एंटरटेनमेंट था। उसे बहुत मजा आता है ये सब करने में। जेसिका उसकी पहली विक्टिम नहीं है। वो उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है, मगर जेसिका बाथरूम जाने के बहाने कमरे से भागने की कोशिश करती है, तो ये आदमी भी उसे पकड़ लेता है और उसकी बहुत पिटाई करता है। इतना ही नहीं, उसे बालों से खींचकर कमरे के कोने में ले जाकर साइकोलॉजिकली टॉर्चर करता है। ये उसका अपना तरीका है अपने शिकार को तरपाने का। और वैसे भी जेसिका को देखकर ही उसे पता चल चुका था जेसिका इमोशनली वल्नरेबल है। वो उसके पति के बारे में उससे पूछताछ करता है और उसके जवाब से हमें पता चलता है जेसिका के पति ने खुद को गोली मारकर सुसाइड किया था। इसका एग्जैक्ट रीजन तो हमें नहीं पता, मगर जेसिका के बर्ताव से पता चल जाता है कि वो इसके लिए अपने आप को ही गुनहगार मानती है और इसीलिए आज उसकी ऐसी हालत है। आज के लिए एनफ एंटरटेनमेंट मिल चुका था उस आदमी को, तो ये आदमी जेसिका को उसी हालत में छोड़कर निकल जाता है और जेसिका रोते रोते सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नींद से जागती है, वो सबसे पहले दरवाजे को चेक करती है। की होल से बाहर देखने पर उसे पता चलता है आसपास कोई नहीं है और इस दरवाजे की चाबी इसी दरवाजे पर लगी है। वो अपना जैकेट उतार कर दरवाजे के नीचे से बाहर स्प्रेड कर देती है और दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगती है, जिससे वो चाबी नीचे गिर जाए, मगर ऐसा हो नहीं रहा था। तभी उसे एक स्क्रू दिखता है, जिसे वो बेहद मुश्किल से फ्रेम से निकालती है और उस चाबी को पुश करने लगती है। इस बार फॉर्चुनेटली वो चाबी गिर जाती है, तो जेसिका भी जल्दी से दरवाजे को खोलकर बाहर भागती है, मगर वो इस घर से बाहर नहीं जा पाती क्योंकि ठीक उसी वक्त वो आदमी भी घर वापस आ चुका था।
जेसिका दरवाजे के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगती है। वो आदमी दरवाजे के बिल्कुल सामने बैठकर आराम से खाना खाने लगता है और घर में भी कॉल करता है। जेसिका के साथ साथ उसके कन्वर्सेशन से हमें भी पता लगता है कि ये आदमी अपनी पत्नी और बेटे से छुपकर ये सब कुछ करता है। बिजनेस ट्रिप के नाम से वो पिछले कई सालों से यहाँ पर आ रहा है और एक सीक्रेट लाइफ लीड कर रहा है। पता नहीं इस घर में उसने इससे पहले कितने सारे लड़कियों की जान ली है। इसके पास एक चाकू भी है, मगर जेसिका हार नहीं मानने वाली। वो रिस्क लेती है और जैसे ही यह आदमी अंदर जाता है वो दरवाजा खोलकर बाहर भागती है। मगर वो जाएगी कहाँ? यह घर तो घने जंगल के अंदर है। जेसिका के पैर में जूते भी नहीं है, तो भागते वक्त उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, खून बह रहा था, मगर फिर भी वो रुकती नहीं। उधर वो आदमी भी उसे ढूंढने लगा था। फाइनली जेसिका एक नदी के पास जाकर पहुंचती है। आगे जाने का और कोई रास्ता नहीं था, मगर पीछे वो आदमी उस तक पहुंच चुका था, उसके लिए वेट कर रहा था। मजबूरन जेसिका इसी नदी में कूद पड़ती है। नदी के तेज बहाव के कारण वो तैर नहीं पा रही थी। इस आदमी को लगा शायद वो मरने वाली है, मगर जेसिका अपने विल पावर के दम पे पानी से बाहर निकल पाती है। उसे कोई आइडिया ही नहीं था ये जगह कौन सी है, वो कितनी दूर आई है, वो अभी सेफ है या नहीं। तो वो फिर से एक बार जंगल के रास्ते चलना शुरू करती है। जख्मी हालत में उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, तो वो एक सूखे पेड़ की टहनी को उठा लेती है सपोर्ट के लिए। लेकिन उसे अपने आसपास से किसी की फुटस्टेप्स सुनाई देने लगती है। उसे लगा वो आदमी है, तो वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और जैसे ही वो आवाज पास आती है वो उसी टहनी से उस पर हमला कर देती है। मगर ये तो कोई और ही था, एक शिकारी रॉबर्ट, जो बंदूक लेकर शिकार पर निकला था। उसे देखकर जेसिका के जान में जान वापस आती है। वो उससे मदद मांगती है, उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है। रॉबर्ट भी उसे लिफ्ट देता है अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन तक। उसे बूट्स देता है पहनने के लिए, साथ में खाना और पानी भी। जेसिका के हमले के वजह से उसका फोन टूट चुका था, इसीलिए वो लोग पुलिस को कॉल नहीं कर पाए, मगर रॉबर्ट उसे सेफ रखने का प्रॉमिस करता है। वो लोग जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना चाहते थे, मगर जाएंगे कैसे? आगे का रास्ता तो ब्लॉक्ड था। रास्ते पर पेड़ गिरा हुआ था। जेसिका रॉबर्ट को बार बार मना करती है गाड़ी से उतरने के लिए, मगर रॉबर्ट नहीं मानता। वो उस पेड़ को हटाने की कोशिश करता है और इसी बीच वो आदमी भी पहुंच जाता है उनके पास अपने ब्लैक कार में। वो रॉबर्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि जेसिका उसकी बहन है जो मेंटली सिक है। वो ऐसे ही बार बार घर से भाग जाती है, लोगों को अपनी कहानियां बताती है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और उसे बार बार पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। जैसे अभी रॉबर्ट इस पॉइंट पर समझ नहीं पा रहा था उसे किस पर भरोसा करना चाहिए, जेसिका पर या फिर इस आदमी पर। तो जेसिका रॉबर्ट को इस आदमी का फोन चेक करने के लिए कहती है। अगर उसने पुलिस को कॉल किया ही है तो कॉल रिकॉर्ड तो रहेगा ही। रॉबर्ट वैसा ही करता है। वो गन पॉइंट पे इस आदमी को अपना फोन दिखाने के लिए कहता है। इससे ये आदमी थोड़ा सा डर जाता है और खुद को बचाने के लिए, अपने झूठ को संवारने के लिए रॉबर्ट का खून कर देता है, उसी के बंदूक से शूट करके। जेसिका अपनी जान बचाने के लिए फिर से एक बार भागने लगती है। अंधेरा होने लगा था, बारिश भी शुरू हो चुकी थी। ऐसे हालत में ये जंगल तो किसी भूलभुलैया से कम नहीं लग रहा था। जेसिका एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाती है, मगर ये आदमी यहाँ पर बहुत सालों से रह रहा है। इससे पहले भी शायद ऐसी सिचुएशंस बहुत बार हैंडल कर चुका है, इसीलिए जेसिका को ढूंढ निकालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी उसके पास गन भी है, तो वो दूर से ही जेसिका को शूट कर देता है। मगर जेसिका भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे गोली लगी थी, खून बह रहा था उसके शोल्डर से, मगर उसी हालत में वो जमीन पर लेट जाती है। जब ये आदमी उसे ढूंढ नहीं पाता तो वो उसे टॉन्ट करने लगता है कि वो बस कुछ ही घंटे में मरने वाली है, अभी छुपकर क्या होगा। उसे स्पाइनलेस बुलाता है उसे भड़काने के लिए, पता नहीं और क्या क्या कहता है, मगर जेसिका उसके झांसे में फंसने नहीं वाली। मजबूरन उस आदमी को ही हार मानकर घर लौट जाना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेसिका का सेंस लौटता है, वो फिर से चलने लगती है और चलते चलते उसे दूर से ही वही ब्लैक कार नजर आती है। तो वो एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगती है। ये आदमी रॉबर्ट के लाश को ट्रंक से निकालकर जमीन के नीचे दफनाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जेसिका भी उसके गाड़ी को लेकर भागने की कोशिश करती है, मगर उसे चाबी नहीं मिलती। उधर उस आदमी का काम भी पूरा हो चुका था, तो वो गाड़ी की तरफ आने लगा था। जेसिका उसे देख तो पा रही थी, मगर उसके पास जाने की और कोई जगह ही नहीं थी। तो और कोई चारा ना पाकर जेसिका उसी गाड़ी के पीछे बैक सीट के पीछे छुप जाती है उसका फोन लेकर। ये आदमी गाड़ी स्टार्ट करता है और जेसिका उसके फोन से 911 पे कॉल करके इस कॉल को ट्रेस करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद इस आदमी को ख्याल पड़ता है अपने फोन का,
बैक सीट को देखकर उसे कुछ डाउट होता है, तो वो जैसे ही पीछे झुकता है चेक करने के लिए, जेसिका एक टूल से उस पर झपट पड़ती है। उसके चेहरे पर बहुत मारती है, उसे जख्मी कर देती है। ये आदमी भी गाड़ी का कंट्रोल लूज कर देता है और एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इतना सब कुछ हो चुका था। जेसिका और वो आदमी दोनों ही बहुत ही ज्यादा घायल हुए थे, मगर ना जेसिका हाथ से वो फोन छोड़ती है, ना वो आदमी उसका पीछा करना बंद करता है। जेसिका फोन लेकर ही दूसरी तरफ भागने लगती है। उसे ऊपर से हेलीकॉप्टर जाते हुए दिखता है, मगर इसके आगे जाने का और कोई रास्ता नहीं था। तो वो एक आखिरी कोशिश करती है। वो उस आदमी के फोन से उसके पत्नी को कॉल करती है, उसे अपना नाम और अपनी हालत बताती है, उसके हस्बैंड के असली रूप के बारे में भी इन्फॉर्म करती है और ये भी कहती है कि अगर आज उसकी मौत हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार उसका पति है। वो आदमी ये सब कुछ सुन पा रहा था और ये सब कुछ सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता उसे क्या करना चाहिए, मगर कुछ ही देर के अंदर वो खुद को संभाल भी लेता है। इस लड़की ने उसके फैमिली के सामने उसे नीचा किया है, इसका बदला तो उसे लेना ही होगा। तो वो जेसिका पर चाकू से हमला करता है, उसे स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जेसिका भी प्रिपेयर्ड थी। वो उसी टूल को उठाती है और उस आदमी के पेट में घुसा देती है, जिससे वहीं पर उस आदमी की मौत हो जाती है। जेसिका बच गई थी, अपने टॉर्मेंटर के हाथ से खुद को आजाद कर पाई थी, उसे एक नया जीवन मिला था। तो शायद अभी वो अपने लाइफ को एक नए नजरिया से देख पाएगी। उसकी ये लाइफ, द मोस्ट वैल्यूड लाइफ, एक सेकंड चांस तो डिजर्व करती ही है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इसके बाद शायद पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी पुलिस को कॉल करके उसे ट्रेस करने की रिक्वेस्ट की थी। शायद वो फिर से एक बार अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकती है, मगर वो ये सिचुएशन कभी भी नहीं भूल पाएगी। और यहीं पर इस फिल्म की जस्टिफिकेशन है। ये फिल्म स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक पॉइंट पर भी आपको बोरिंग नहीं लगेगी। स्टार्टिंग से लेकर स्टार्टिंग के 7 मिनट्स के अंदर ही इस फिल्म की असली स्टोरी लाइन स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम गौर करें तो आपको स्टार्टिंग से ही पता चल जाएगा उस ब्लैक कार के साथ कुछ तो गड़बड़ है, जैसा कि जेसिका को लगा था। उसकी सिक्स्थ सेंस उसकी बहुत मदद की। अपनी विल पावर और इसी इनर सेंस के मदद से ही वो इतनी बड़ी बैटल जीत पाई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ठीक रहना, खुश रहना। टेक केयर, टाटा।